नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया के 185 से ज्यादा देशों को बीमार बना दिया है। करीब 23.5 लाख लोग दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। 1,60,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील आशीष सोहानी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोरोना वायरस फैलाने पर चीन के खिलाफ याचिका दायर करते हुए $2.5 ट्रिलियन यानी करीब 190 लाख करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। आशीष सोहानी ने 11 अप्रैल को नीदरलैंड में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपनी ई पिटीशन फाइल की थी। 3 दिनों के बाद उन्हें कोर्ट की तरफ से जवाब भी मिला कि उनकी याचिका फिलहाल विचाराधीन है। अमेरिका भी शुरू से ही कहता आया है कि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस पर धोखा दिया है और अब अमेरिका की संसद में 2 सांसदों ने चीन के खिलाफ विधेयक पेश किया है। विधेयक पास होने की सूरत में चीन पर अमेरिका मुकदमा कर सकेगा। मुकदमा अमेरिकी नागरिकों की कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मौत, बीमारी और आर्थिक नुकसान पर मुआवजे के लिए होगा। देश की जनता के कुछ सवाल हैं। क्या वाकई चीन ने लैब में बनाया है कोरोना वायरस? चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका पर क्या फैसला होगा? चीन की कोरोना चाल के खिलाफ क्या इंटरनेशनल जंग शुरू हो गई है? मुद्दा एक और भी है। अब तक देश की जनता के पास यही जानकारी थी कि बुखार, जुकाम और गले में दर्द ही कोरोना वायरस के मूल लक्षण हैं। लेकिन दिल्ली में 186 ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें किसी तरह के संक्रमण वाले लक्षण नहीं थे। देश सवाल पूछ रहा है, कोरोना के लक्षण नहीं फिर कैसे हुआ 186 लोगों को संक्रमण? लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग भी, फिर क्यों फैल रहा है संक्रमण? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए देश के भरोसेमंद लोगों का एक पैनल हमारे साथ है। जनता के सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के पैनल से मांगेंगे सचिन अरोड़ा। क्या कोरोना एक बायोलॉजिकल वेपन था? क्या कोरोना सिर्फ एक बैट से निकला हुआ वायरस नहीं, किसी और तरीके से या किसी और तरीके की रिसर्च जो है वुहान में चाइना कर रहा था, या चाइना इस चीज को लेकर के छुपा रहा है? क्योंकि इसको लेकर के कई तरह की चीजें जो है वो सामने आई हैं। उसमें हमारे जो है ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में याचिका फाइल की है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मशहूर वकील हैं आशीष सोहनी, जो कि गए हैं इस वक्त आईसीजे में। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इसके ऊपर क्या है। हमारे साथ इंटरनेशनल मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक रोविंद्र सचदेव हैं, जो कि हम ये बताएंगे क्योंकि अमेरिका में भी एक लॉबी लगातार इस बात को लेकर के कह रही है कि अमेरिका में भी इस चीज का अधिकार होना चाहिए, एक कानून पारित होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं चाइना को इसके लिए लाइबल ठहराया जा सके। उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पुनीत मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब मैं यूं कहूं कि बात करता हूं कि इसके पीछे का सच क्या है या इसके पीछे कई मिस्ट्री बहुत सारी इन्वॉल्व क्या है, सबसे पहले मैं आपको लाना चाहता हूं आशीष। क्यों आपको लगा कि आपको आईसीजे ई पिटीशन के माध्यम से जाना चाहिए? आपकी पिटीशन कहती क्या है, उसका आधार क्या है? फिर मैं बाकी पहलू लेकर के आऊंगा। मैंने ये जब लोम्बार्डी में, इटली में जब मौतें हो रही थी इतनी सारी, वहां के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो रो रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चाइना जो है इस चीज के लिए, इस कर्म के लिए उन्हें जो है लायबल ठहराया जाना चाहिए और उन्हें इस चीज का हर्जाना पूरी दुनिया को भरना चाहिए। तो मैंने ये पिटीशन जो है इंडिया की तरफ से फाइल कर दी और मेरा क्लेम जो है हर्जाने का वो है 2.5 ट्रिलियन US$, जो 190 लाख करोड़ के आसपास आता है। क्यों आपको लगा कि आपको जाना चाहिए? क्या आपकी ऐसी एक रिसर्च थी? क्यों आपको शक हुआ? क्योंकि पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तमाम वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी ऑथेंटिक रिसर्च नहीं सामने आई है जो इसको ये प्रूव कर पाए कि कहीं ना कहीं या तो ये मैन मेड या फिर किसी और की दवाई को बनाने के दौरान निकला हुआ, या फिर चाइना की कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ इल ट्रेड था।
जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। पर जो जितनी रिसर्च मैंने करी, जो जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडियाज के जितने भी रिपोर्टिंग्स हुई हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके, मैंने सारी जितने हो सके जितने पढ़े मैंने, उसमें ज्यादातर मीडिया हाउसेस ने एक ये चीज की कही कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये उनकी सो कॉल्ड वेट मार्केट्स हैं जहां पर ये जिंदा जानवरों को, जिंदा वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं और खाने के लिए या फिर मेडिसिन के लिए उन्हें मारा जाता है, सो दैट उनको फ्रेश मीट, जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ्रेश मीट मिले और वो खा सके। तो वहां पर जैसे बैट्स, पैंगोलिन्स, सिविट कैट्स, आपके टर्टल्स वगैरह 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 आदि आदि तरह के वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, जिनकी वजह जो ये सब वायरसेस के कैरियर्स होते हैं, उन कैरियर्स, उन वायरसेस से ये इंसानों में कई बार जो है कूद पड़ते हैं, जंप करते हैं, जिसे स्पिल ओवर कहा जाता है। वो स्पिल ओवर होके फिर ये इंसान से इंसान तक फैलता है। मेरी पिटीशन का जो क्रक्स है, जो मुद्दा है, वो ये है कि भले ये बायो वेपन हो या ये अपने आप पैदा हुआ हो इंसानों में, जैसा भी हो, पर चाइना को इस आउटब्रेक की पूरी नॉलेज थी मिड नवंबर से, जो एक चाइनीज मीडिया ने ही इसे छापा है कि अप्रोक्सीमेटली 17 नवंबर से जो था ये शुरू हुआ। अब 31 दिसंबर 2019 को चाइनीज गवर्नमेंट जो है WHO को बोलती है कि कुछ नया निमोनिया जैसी कोई बीमारी जो है वो नई आई है और वो फैल रही है। अब मैं आपको बताता हूं, 30 दिसंबर, एक दिन पहले 30 दिसंबर 2019 को डॉक्टर ली विंगलैंग, जो सबसे पहले जिन्होंने अपने दोस्तों में पहले आगाह किया एक वीडियो के थ्रू कि शायद सार्स जैसी कोई नई चीज पैदा हुई है और फैल रही है, अगले ही दिन 31 दिसंबर को उनको वुहान पुलिस जो है रेप्रिमांड करती है और उनसे पेपर साइन करवाती है कि आप जो है रूमर स्प्रेड कर रहे थे। अभी आप देख रहे हैं, और उसी दिन 31 दिसंबर को चाइनीज गवर्नमेंट WHO को कहती है कि कुछ नया फैल रहा है। सार्स, देखिए सर, सार्स भी जो है वो चाइना से आया था 2002-2003 में, और अभी कोविड-19 जो है वो भी चाइना से आया है। उस वक्त उन्होंने जो था माफी मांग ली इंटरनेशनल लॉबी को और वो मुद्दा खत्म हो गया। उस वक्त भी उन्होंने इंफॉर्मेशन जारी करने में बहुत डिले किया क्योंकि उनकी इमेज, वर्ल्ड वाइड इमेज जो है उस पर फर्क पड़ता है। बट सर, आपकी इमेज की वजह से पूरी दुनिया जो है वो सफर कर रही है, इतनी मौतें हो रही है, उसका हर्जाना देगा कौन? आपकी गलती है, आपने इंफॉर्मेशन जो है दबाई, आपने इंफॉर्मेशन दी नहीं और आपकी वजह से ये स्प्रेड हुआ है, तो इसका हर्जाना भी आप ही दोगे। चलिए ठीक है, इंडिविजुअल पिटीशन भी लेकर जा सकती थी। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, उसके पहले कि मैं इसके मेडिकल पहलू लेकर के आऊं। रविंद्र सचदेव, आप बहुत अच्छे से अमेरिका को जानते हैं, अमेरिकन कांग्रेस को जानते हैं। अब मैं इसका वही पहलू डिस्कस कर रहा हूं जो कि आशीष ने डिस्कस किया। सीधे तौर पर कहूं कि 2 सांसद हैं कांग्रेस के जिन्होंने ये विधेयक पेश किया है, एक तो डैन क्रॉन्शॉ है और टॉम कॉटन है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा है कि इसको विधेयक को कानून बनाया जाए ताकि हम जो है सू कर सकें चाइना को आने वाले वक्त में और मुकदमा दायर करके हम उनको लायबल कर सकें, बहुत बड़ा हर्जाना हमें दे दो। चीन तो ठीक हो गया, कॉन्स्पिरेसी लगती है आपको? मेरे को फिलहाल एक्चुअली देखा जाए, मेरे को कॉन्स्पिरेसी ये दिखती है कि कवर अप की जो निकल के आ रहा था, चाइना की लोकल गवर्नमेंट उसको छुपा रही थी जितना हो सके, और फिर लोकल गवर्नमेंट के बाद चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल है, वो छुपा रही थी। ये एक मतलब ये इनका बिहेवियर रहा है। बट जहां तक बात यह कि ये इंटेंशनल कॉन्स्पिरेसी है, उस पर मेरे ख्याल से अभी तक जिसे कहते हैं ना ज्यूरी इज आउट, उसका भी कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। बट यस, ये कहा जा रहा है और ये कॉन्जेक्चर्स हैं कि वुहान में ही चाइना की जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड एक लेबोरेटरी है जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहलाती है, और एक और भी है वुहान सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल। इनफैक्ट वुहान का जो इलाका है चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है एक्चुअली। तो यहां पर ये जो लेबोरेटरीज है, यहां पे बड़ी एडवांस रिसर्च होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जर्म्स और वायरसेस को लेकर उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बैट्स को लेकर के रिसर्च होती है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और बैट्स को लेकर के रिसर्च किस लिए होती है? वो ऑब्वियसली जो सार्स या मर्स इस तरह की जो डिजीजेस पहले आई थी उनको लेकर के वहां पे एडवांस रिसर्च हो रही है। शायद या तो ये है कि वेट मार्केट से आया जैसे चाइना पहले से कह रही है। उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि इस लैब में रिसर्च हो रही थी, वहां कोई साइंटिस्ट थे या कोई असिस्टेंट थे और गलती से उनको वो जर्म से इन्फेक्शन हो गया और
उस साइंटिस्ट को भी पता नहीं था, या वो जो भी रिसर्च वहां पे करते थे, वो बाहर आए, अपनी नॉर्मल जिंदगी में जी रहे थे, बट उनके थ्रू वो इन्फेक्शन फैलनी शुरू हुई। ठीक है, डॉक्टर एमसी मिश्रा, अब मैं इसको मेडिकली टर्म में क्या मानूं, क्योंकि मेरे पास एक और रिसर्च है, क्योंकि आज मैं कई रिसर्च लेकर के इस कारण से बैठा हूं कि न केवल इसको क्रिमिनल तरीके से, कॉन्स्पिरेसी तरीके से, और इसको बाकी देश किस तरीके से देख रहे हैं। सर, एक फ्रांसीसी समाचार चैनल को प्रोफेसर लुक, जो कि वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू ये कहते हैं कि नए वायरस के जीनोम में HIV और यहां तक कि मलेरिया के कीटाणु के तत्वों की वहां पर जांच चल रही थी। HIV को लेकर के नई दवा चल रही थी, जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वायरस, और उस कारण से जो है ये वायरस पहले वहां के लोगों में हुआ, फिर बाकी जगह पहुंचा, फिर बाकी कवर अप स्टोरी है। सर, आपकी अब तक की रिसर्च और स्टडी क्या कहती है? सर देखिए, इसमें एक इंटरव्यू है एक फ्रांसिस बॉयल, USA के, जिन्होंने बहुत समय पहले एक जो वहां पे ये जो बायो वेपन के लिए गाइडलाइंस तैयार की थी USA में, और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मानी जाती है, और लोगों को सब देशों को उसको फॉलो करना होता है। उनका जो सस्पेशन था, ये फरवरी में उनका इंटरव्यू किसी ने किया था, काफी लंबा इंटरव्यू था, और उन्होंने जो इसमें बात सस्पेक्ट किया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान में है, वहां पे शायद एक्सीडेंटली रिसर्च में ये होता है, ये अगर वायरोलॉजिस्ट से आप बात करें तो उस बात का जिक्र होता है कि कई बार रिसर्च करते हुए एक्सीडेंटली वायरस लीक हो जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि इट मे नॉट बी ए डेलिबरेट अटेम्प्ट, बट इट इज पॉसिबल दैट एक्सीडेंटली उस लैब से ये वायरस किसी तरह से रिलीज हुआ। तो उनका सस्पेशन तो बहुत स्ट्रांग था इस मायने में। इसी में मैं डॉक्टर मिश्रा, अब जो हमारे और दूसरे साथी उनको लेकर के आता हूं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, इसमें एक और चीज भी है ना, क्या इसे दो तरीके से देखा जाए कि खुद के यहां हादसा हुआ और पूरी दुनिया के हाथ जल बैठे, और वो आग अब भी लगी हुई है कोरोना के माध्यम से, नंबर एक ये कह सकते हैं चाइना में ये जो सब कुछ हुआ। सेकंड ये कि अनइंटेंशनली भी हुआ, लेकिन उसको कवर अप करने में इतना नुकसान हो गया कि हम सब झेल रहे हैं। जी, हो सकता है, इस चीज की काफी प्रोबेबिलिटी है। देखिए, कुछ चीजें जो अभी तक जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो ये है कि ये वायरस कहीं ना कहीं चाइना से दुनिया में आया। अभी हम पूरी तरीके से ये नहीं जानते हैं कि ये क्या जानवरों से, जैसे बैट से या पेंगोलिन से, उनसे वायरस म्यूटेट होकर ह्यूमंस में आया। इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, जूनोटिक डिजीज होती हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि लैब में बनाया हुआ वायरस है, तो एक थ्योरी यह भी है कि शायद लैब में बनाया हुआ वायरस है। जैसे कि हम जानते हैं, हालांकि इस पे एक प्रतिबंध है, लेकिन बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए सारे देश जो है वो कुछ न कुछ ऐसे कीटाणुओं के साथ काम करते रहते हैं जिसको वो युद्ध के समय इस्तेमाल किया जा सके। तो इस चीज की भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने ऐसा वायरस बनाया हो और वो किसी भी प्रकार से लैब से निकल गया। तो यह बात सत्य है कि ये अगर गलती से निकला या जानवरों से आया, जिस प्रकार से आया, शुरुआत में इसको छुपाने की हर तरीके से कोशिश तो की गई, क्योंकि अगर हमें पहले मालूम चला होता तो शायद दूसरी प्रकार से इसमें कड़े कदम लिए गए होते और शुरुआत में ही ले लिए जाते, तो शायद ये एक एरिया में कंटेन होकर रह जाता और वहां के अलावा ये पूरी दुनिया में नहीं फैलता। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई है। चूक अगर हुई है एमसी मिश्रा, इसमें काउंटर एक ये नहीं बनता है एमसी मिश्रा कि क्या वो दुनिया को बताते, WHO को बताते, ये कहते कि हमने ऐसे कंट्रोल किया, अभी इस पेंडेमिक का जो कोई टीका या कोई इलाज है नहीं, इसको इस तरीके से कंट्रोल कर दीजिए। वो वुहान को तो कंट्रोल करके रखते हैं, लॉकडाउन करते हैं, इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने देते। वहां की वेट मार्केट, जिससे सबसे बड़ी उम्मीद है कि वहां से निकला होगा, भले बैट से या किसी और जानवर से, वो फिर खोल देते हैं, वहां फिर जानवर बिकने लग जाते हैं। पूरा देश जो है वो अभी मरता चला जा रहा है। आप एबोला का एग्जाम्पल लो। एबोला अफ्रीका के कुछ देशों में हुआ और वहीं कंटेन होकर रह गया, क्योंकि सबने उसमें जानकारी ठीक से आई, WHO की भी जानकारी ठीक से आई, और उसको बहुत जल्दी पकड़ा गया कि ये पेंडेमिक है और इसको वहीं की वहीं कंटेन कर दिया। एबोला समझते हैं बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें ऑलमोस्ट 90 to 100% मॉर्टिलिटी है। यही काम इसके साथ भी किया जा सकता था। इसमें WHO की भूमिका बहुत सस्पेक्ट रही कि WHO ने 11 मार्च को आके इसको पेंडेमिक घोषित किया है, जबकि हम सबको पता था उससे बहुत पहले कि ये पेंडेमिक है। तो ये क्यों हुआ, इसका जवाब WHO को देना पड़ेगा। और अमेरिकन सेनेट ने एक चिट्ठी भी लिखी है डायरेक्टर जनरल को और WHO के कि आप इसके इन सवालों का जवाब दीजिए। लंबी चिट्ठी है वो काफी,
और उसमें ये सारे एक्सप्लेनेशन WHO से मांगे गए हैं। WHO की भूमिका बहुत सस्पेक्ट रही है इसको डाउन प्ले करने में। अगर WHO शुरू से ही इसकी ग्रेविटी चाइना के साथ मिलकर ये तय कर लेते तो शायद ट्रैवल बंद हो जाता वुहान के बाहर सब जगह का, और ये आज जो यूरोप में, अमेरिका में, भारत में और सब देशों में जो हुआ वो शायद बच सकता था। और आशीष, आपकी ये पिटीशन जो है, क्या हम ये माने, क्योंकि यहाँ तो बड़ी से बड़ी कंट्रीज अमेरिका तक को है घुटने टेकने पड़ गए, और उसका क्या हाल है? जब आप ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन इसका आधार क्या होगा सर? ये आगे कहां ठहरेगी, कैसे इसको सपोर्ट मिलेगा और कैसे जो है आप इससे परस्यू करने वाले हैं? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ये लेटर आया है जो ये कहता है कि उन्होंने मेरी पिटीशन जो मेरा कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और जो भी इस पे निर्णय होगा वो मुझे कम्युनिकेट करेंगे उसके कारण के साथ। ये पहली बात हो गई। अब आपकी दूसरी बात का जवाब मैं दूंगा, और जो हमारे जो रिस्पेक्टेड यहाँ पे और भी पैनल मेंबर्स हैं उन्होंने जो 2-3 पॉइंट्स और बताए हैं उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहली बात तो वुहान के जो मेयर हैं उन्होंने 27 जनवरी 2020 को ये नेशनल टेलीविजन, चाइना के एक बहुत पॉपुलर टेलीविजन है CCTV, उसके ऊपर एक इंटरव्यू में एडमिट किया कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमने इंफॉर्मेशन को विथ होल्ड करके रखा था और हमने उसको टाइमली तरीके से जारी नहीं किया, जिसकी वजह से ये फैला। ये पहला रीजन हो गया जो मेरी पिटीशन में भी मेंशन्ड है। दूसरी चीज, WHO की जहां तक बात है कि जहां उन्होंने पैंडेमिक उसको डिक्लेयर करने में डिले किया, यस इसको इन्होंने डिक्लेयर करने में डिले किया, जिसके ऊपर से मैंने एक दूसरी पिटीशन बना के हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी फाइल करी है इसको लेके, जहां पे मैंने WHO को भी पार्टी बनाया है। द कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है कहे कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करें, आपको इस मैटर में अगर तत्व नजर आता है तो आप उस तत्व के बेसिस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटिशन फाइल करें, जिसमें WHO को भी जो है इन्वॉल्व करके WHO को वार्निंग दी जाए कि पहले तो आप शो कॉज करें कि आपने डिले क्यों किया, और फिर आपने डिले किया तो ऐसा जो डिले है अगली बार ना हो, उसके लिए जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है WHO के अगेंस्ट भी हो, और चाइना के खिलाफ सेम $2.5 ट्रिलियन USD का जो है वो क्लेम डाला जाए। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उससे ज्यादा बनना चाहिए हमारा मुआवजा तो उससे ज्यादा हो। मैं आपकी इसी बात को यहां से आगे लेकर के जाता हूं, क्योंकि मेरे साथ रविंद्र भी मौजूद है। रविंद्र, इसको क्या स्ट्रेंथन किया जा सकता है? क्योंकि अमेरिका में अपनी तरफ से एक लॉबी कोशिश कर रही है, अगर हम कोशिश करें, या इज इट टू अर्ली टू से एनीथिंग? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, और अनफॉर्चुनेटली मेरे विचार से ये जो भी स्टेप्स हैं दे विल नॉट लीड मच एनीवेयर। पार्टली मैं इसलिए कहूंगा, बाय द वे अमेरिका में भी एक लॉयर है टेक्सास में, उन्होंने भी एक्चुअली 2 ट्रिलियन का ही वो सम डाला है क्लेम करते हुए। वन, दूसरा अमेरिकी कांग्रेस की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो देयर। यूएस कांग्रेस से जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो सारे के सारे रिपब्लिकन कांग्रेसमैन या सेनेटर्स हैं जो कि ट्रंप की पार्टी से, और वो ट्रंप के ऊपर जो एलिगेशंस आ रहे कि ट्रंप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस मामले को डिफ्लेक्ट करने के लिए वो इस मामले को रेज कर रहे हैं। बट डेफिनेट दूसरी एक और बात है कि यूएस कांग्रेस का WHO पर कितना कितना वो बनता है, कितना नॉट कंट्रोल, कितना डोमेन है उनका, तो ये सारे मैटर्स आर आउट देयर इन द ओपन। और मेरे विचार से इनफैक्ट ये जो लॉयर साहब है, इन चीजों में कोई प्रेसिडेंट है क्या कि किसी इंडिविजुअल ने ये जो, मान लिया दुनिया में पहली बार अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, बट ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है मेरे विचार से। बट आई विल से वन थिंग एट द सेम टाइम, ये जो भारत में, यूएस में WHO के खिलाफ ये जो सब, और चाइना को लेकर के सब आ रहा है, इससे कुछ मोमेंटम और पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, जिसका एक अगर हम स्मार्टली खेलें तो मैं कहना चाहूंगा फायदा निकाला जा सकता है चाइना से। अव्वल तो मेरे ख्याल से इस समय में भूल जाना चाहिए कि चाइना कभी आपको, या कभी ऐसी कोई जजमेंट आएगी जिसको कंपेल करेगी चाइना को $2 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन पे करने को। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल वन। बट क्या हो सकता है कि चाइना को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, और चाइना देखिए फार्मास्यूटिकल्स में ऑब्वियसली इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर, हम भी चाइना से लेते हैं, जो हम कहते हैं कि हम दुनिया के बड़े सप्लायर हैं। तो इसकी जो वैक्सीन्स वगैरह निकले,
अगर चाइना एक एज अ दुनिया की तरफ, जैसे कहते हैं ना, अपने सिन को अटोन करना, माफी नहीं मांगना बट अपने सिन को अटोन करना कि दुनिया में ये ट्रेजेडी आई और इसको हम कुछ मदद करने के लिए, तो चाइना अपने एंड से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ये जो वैक्सीन्स हैं और जो ट्रीटमेंट्स हैं ये जो निकले लार्ज स्केल में दुनिया को एक तरह से नॉट डोनेट बट वेरी लो कॉस्ट पे दुनिया को ये अवेलेबल करवाए, वो एक अचीव करा जा सकता है। जहां कुछ दिन पहले तक 1000 आदमी 24 घंटे में मर रहा था, 2000, 3000 और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा 4400 के पार है। जब मेडिकली हाथ से यह वायरस इतना ज्यादा बाहर निकल चुका है, क्या अमेरिका इस पोजीशन में या कोई भी देश इस पोजीशन में है कि वो चाइना को इस वक्त कह सके कि आप जो है घुटनों पर हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि अगर ये चाइना ने किया है तो उससे बहुत ज्यादा अंजाम भुगतने पड़ेंगे? लेकिन डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे आकर के इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि देश अब ये जानना चाहता है, वर्ल्ड ये जानना चाहता है कि अब यहां पर कहीं वो लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगी कि अगर कोरोना का वायरस का अगर कोई वैक्सीन कोई बनाता है, टीका कोई बनाता है, दवाई कोई बनाता है, कहीं उसका कॉपीराइट और उसको लेकर के कोई दूसरी जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी? क्योंकि दुनिया की अभी 23 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है और 1,60,000 पीपल हैव ऑलरेडी बीन डेड। सो दिस पेंडेमिक, जैसे कहते हैं कि अभी तो लगातार फैल ही रहा है। सर, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आपका ऐसा इशारा है कि क्या इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल वायरस को लेकर के अटैक है? तमाम सी चीजें, थ्योरी, अमेरिका अपने तरीके से तैयारी कर रहा है कि अगर चाइना ने सब किया है तो उसे बहुत बड़ा इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में स्थिति बेहतर हो रही थी, लेकिन इस बीच जो है रैंडम टेस्ट किया जाता है, उसमें से लगभग 186 के करीब, लगभग मैं ये कहूं कि 25%, जितने 800 के करीब टेस्ट किए गए थे, 25% लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता है सर। और उन पॉजिटिव लोगों में किसी का कोई इतिहास नहीं है ऐसा यात्रा का, किसी का इतिहास नहीं है सिम्टम्स का भी, कि वो खांस रहे थे, वो उसको बुखार आ रहा था, कि वो चलते फिरते कोरोना थे लेकिन उनको पता ही नहीं था। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है सर, ऐसे वक्त में जब हम इसकी बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई दवाई नहीं है। नहीं, ये तो देखने में आया है। हम अभी आज बात कर रहे थे दिन में, जो मध्य प्रदेश के एडिशनल मेडिकल डायरेक्टर थे वहां, उनको सिम्टम हुए 3 तारीख को, और मतलब सिम्टम नहीं हुए, वो किसी के संपर्क में आए। तो ये लोग संपर्क में तो आए होंगे लेकिन इनको पता नहीं है किसके संपर्क में आए। ये कह सकते हैं कि ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये संभव है। लेकिन बिना सिम्टम के पेशेंट्स हैं, उन डॉक्टर साहब को भी कोई सिम्टम नहीं था, ना उनको खराश थी, न खांसी थी, न बुखार था, लेकिन उन्होंने जब चूंकि कांटेक्ट में आए थे अपना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया और फिर वो 14 दिन इलाज, 5 दिन उनको इलाज मिला। फिर मैं इसको ऐसे फ्रेज करता हूं, मैं काम क्योंकि सुबह से ना मैं ये क्वेश्चन जो है बहुत बार ले चुका हूं और मुझे कहा गया था कि मैं जरूर इस सवाल को लूं। मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आए होंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है। जब एक आदमी में सिम्टम ही नहीं है, ठीक है, एक आदमी में सिम्टम ही नहीं है सर, और वो उसको क्यों लगेगा कि मैं टेस्ट कराऊं? नंबर एक सर, एक सेकंड, मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूं जो लोगों ने पूछी है। नंबर एक, उसमें सिम्टम नहीं है, वो उसको क्यों लगेगा कि वो टेस्ट कराऊं जब मैं स्वस्थ हूं, अपना काम कर रहा हूं? नंबर 2, लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। नंबर 3, आपने कहा कि आए होंगे, पता नहीं वो आए होंगे क्या इस वे में भी आए होंगे कि वो अपनी सोसाइटी के नीचे दूध लेने के लिए गया, सोसाइटी के नीचे सब्जी लेने के लिए गया, या कोई वेंडर आया, उसने अपने तरीके से प्रिकॉशन तो बरती लेकिन उसके बावजूद भी उसको मालूम नहीं क्या हो गया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। ये फिर इसको कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा करती है अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है इसमें। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये परिस्थिति बहुत गंभीर मानी जा रही है कि अगर ये कम्युनिटी में कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है तो ये इसी बात की चर्चा हो रही है। इसीलिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो 10 मिनट में आपको कम से कम हफ्ते भर, मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक है, वायरस उसके शरीर में है तो एंटीबॉडी बन जाएगी, तो कम से कम स्क्रीनिंग पर्पस के लिए रैपिड डायग्नोसिस करना कम्युनिटी में रैंडम अच्छी बात है। और जो दिल्ली में किया उससे कम से कम ये 25% लोग पता लगे, इनको क्वारंटीन किया जाए। इसीलिए जो लार्ज स्केल स्क्रीनिंग रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से की बात चलती है या चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है। और दूसरी बात, वैक्सीन की आपने जब ब्रेक में जाने से पहले जो की थी, तो वैक्सीन चाइना में भी ट्रायल चल रहा है, यूएसए में ट्रायल शुरू हो गए हैं। भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस्ड हमारी भारत की कंपनी है, उनका भी एक प्रोफेसर है यूएसए में, उनके साथ बहुत क्लोज कोऑपरेशन से वो वैक्सीन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आज भारत सरकार ने भी एक समिति गठित की है जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उनकी चेयरमैनशिप में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी को मिला के, तो ये लोग भी वैक्सीन के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आरएनए वायरस की वैक्सीन बनाना मुश्किल काम है,
इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं आ सकती मार्केट में। उसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल लग सकते हैं। आपने देखा डेंगू की वैक्सीन बन रही थी, आज तक नहीं आ पाई, ट्रायल फेल हो गए उसके। एबोला की वैक्सीन बन रही थी, ट्रायल फेल हो गए उसके। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे कि वैक्सीन आ जाए और लोगों को कुछ निजात मिले इससे, लेकिन वैक्सीन की अपनी समस्याएं हैं और आरएनए वायरस अनस्टेबल वायरस माना जाता है। डीएनए वायरस की वैक्सीन बनाना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है, आरएनए वायरस की वैक्सीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब उसको ऐसे रिलेट कर दूं पुनीत मिश्रा की, एक ऐसा वायरस जिसकी वैक्सीन बनाने के लिए क्या आपको पता था कि इतना वक्त लग सकता है, जिसके लिए अभी R&D भी शुरू नहीं हुई है, कि वो वायरस इतना ज्यादा कोविड या इतना ज्यादा नोवल है? नंबर 2 कि वो वैक्सीन आने से पहले ही जहां से उसका इमर्ज होता है वो क्लीन अप हो जाता है, बैक टू नॉर्मल इकोनॉमी पे, बाकी सब सफर कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीन बनाने का काम ऐसा नहीं है कि आज आप शुरुआत करें और अगले दिन वैक्सीन बन के आपके हाथ में आ जाए। ये एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बहुत सारा काम वैक्सीन के ऊपर, जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने, MC मिश्रा ने भी बताया कि पूरी दुनिया में चल रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, भारत हो, कई सारे देश इस चीज में कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज है कि पहले वैक्सीन बनाना किस कंपोनेंट से बनेगी, उसके बाद बनने के बाद बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिसमें उसको हमें ट्रायल देने होते हैं, चाहे फेज 0, 1, 2, 3, 4। हम उनको थोड़ा एक्सपीडाइट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, लेकिन कितना भी जल्दी करें, अगर जो हमें समय सीमा दिखाई देती है, हमें लगता है कि कम से कम 8 से 12 महीने का टाइम लगेगा, जबकि मैं बहुत जल्दी की बात कर रहा हूँ। 2 तरीके होते हैं रोविंदर, या तो कोई महामारी जो है पूरी दुनिया को एकजुट कर देती है और सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं कि अस्तित्व का सवाल है कि हम सब मिट ना जाएं, या फिर एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्या उस पर काम तो नहीं हो रहा है? भले वो अमेरिका इससे निकले तो वो चाइना की तरफ देखे, या फिर चाइना अब देख रहा है कि भैया मुझे नया लीडर बनना है? नहीं, डेफिनेटली ये साहब ने जो आखिरी ये शब्द कहे, मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं सचिन जी, कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मान लिया ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, बट आई थिंक वर्ल्ड लीडर्स को और देशों को इस क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए अपने देश हित के लिए। पहली बात तो ह्यूमैनिटी के गुड के लिए, बट यस, एक और चीज हो रही है। एक तो कॉन्स्पिरेसी का जो पॉइंट है, उसमें मेरा एक प्रश्न है, अगर ये कॉन्स्पिरेसी जानबूझ के है चीन की, तो उसमें तो ये होना चाहिए था फिर कुछ चाइनीज लोग इस लैब से जो इन्फेक्ट करके चाइना जानबूझकर उन्हें लंदन, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क भेजा था चुपचाप। पिछले 6 महीने में वो चुपचाप टूरिस्ट की तरह जाते और वापस चाइना आ जाते। न्यूयॉर्क में, लंदन में, टोक्यो में ये वायरस शुरू होता, किसी को पता ही नहीं होता कि कहां से आया है। तब होती है कॉन्स्पिरेसी मेरे ख्याल से। अपने देश के अंदर ही ऐसे जो है निकली। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि चीन की लीडरशिप तो इतनी क्रूअल है कि वो अपने देश के ही लाखों लोगों को मार देगी अपने लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो मेरे ख्याल से वो कॉन्स्पिरेसी का एंगल नहीं है शायद। डॉक्टर मिश्रा, क्या लगता, क्या अब यहां से स्थिति क्या है सर? कोरोना वायरस 20 से 60% आबादी किसी भी देश की उसको अफेक्ट करेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन 3 मई को हटा और सब ठीक हो जाएगा, ये तो होने वाला है नहीं। जिस तरह से आपने कहा ये एसिम्प्टोमेटिक 186 लोग इसमें से निकले 800 में से, तो ये जो माइल्ड इन्फेक्शन है ये चलेगा और लगेगा। भारत में अभी भी संख्या के हिसाब से अगर हम देखें और हमारी जनसंख्या जो है उसके प्रोपोर्शन में जो बीमार हैं कोरोना की वजह से, जिनमें पता लग गया है, और रिकवरी बड़ी अच्छी हुई है, रिकवरी काफी हुई है हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूं कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, जो भी आने वाला समय लाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं है। वायरस जब देखा गया कि वुहान में जब वापस शुरू किया जीवन, साउथ कोरिया में शुरू किया, तो फिर से इन्फेक्शन आने लगे लोगों में। तो उसका कारण ये बताया गया कि वायरस शरीर से अभी निकला ही नहीं पूरी तौर से, और वो शरीर के GI ट्रैक्ट में भी जा रहा है, जो पॉटी कर रहे हैं लोग उसमें पखाने के रास्ते भी जा रहा है। तो वायरस रह जाता है बॉडी में और उसको समय लगता है बॉडी से साफ होने में। जैसे और वायरसेस भी हैं, जो हेपेटाइटिस का वायरस है, हेपेटाइटिस B का, C का, जो HIV का, ये शरीर में रह जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये भी देखने में आया, इसी वजह से लोगों को री इन्फेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वायरस पूरी तौर अभी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सर अभी तो हम कम से कम इस वायरस से ही लड़ रहे हैं। चीन से तो बाद में लड़ लेंगे, या फिर चीन से लड़ने की जरूरत पड़े या नहीं मरे, तो फिलहाल जो है तो कम से कम यही है कि कम से कम इस वायरस से ही लड़ लें, वही गनीमत होगी। ये जो इस वक्त चल रहा है, मैं आपको 20 सेकंड्स लास्ट में देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे शो का नाम है क्या कहता है इंडिया, क्योंकि आपने आज रिप्रेजेंट किया और ये लोगों के सवालों का जवाब दिए। मिश्रा जी,
पुनीत मिश्रा, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 20 सेकंड्स लास्ट में आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? 20 सेकंड्स। जब तक इस चीज की कोई वैक्सीन या उपचार नहीं है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के नॉर्म्स हैं, उसको पालन करें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरीके से बिहेव करें। अगर सारे लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरीके से बिहेव करेंगे और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इसे रोकने में कामयाब हो सकेंगे। जैसा कि बताया कि ये वायरस एकदम से 3 मई को जाने वाला नहीं है, ये हमारे साथ अभी कुछ दिन रहेगा। तो कृपया इसमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं और अपने देश को जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं, खुद को बचाएं, दूसरों को बचाएं, देश को बचाएं। आशीष सहनी, क्योंकि अभी तो लड़ाई लीगल बैटर से ज्यादा दूसरी भी है, या दोनों आपकी चालू रहेंगे? जी, खैर जो ये सारे कह रहे हैं, जो भी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, कि लीगल बैटल से ज्यादा जरूरी जो है मेडिकल बैटल जो चल रही है वो है। डेफिनेटली ऑफ कोर्स हमारे जो भारतीय और या फिर जितने भी इंसान इस पूरी दुनिया में हैं जिनको कोरोना वायरस से खतरा है, उन सभी के लिए जो है प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के वाया, मास्क के वाया, ग्लव्स के वाया, सैनिटाइजर्स के वाया, हाथ धोने के वाया, वो सब है। पर भी हम लोग फिर भी ये चीज को ओवरलुक नहीं कर सकते कि ये शुरू हुआ चाइना से। इसके जो है सर्टेन एविडेंसेस हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर उनके ऊपर जो है दावा ठोकना जरूरी है और दावा बनता है, और चाइना ने पूरी दुनिया को इस चीज के लिए कॉम्पेंसेट करना चाहिए। रविंदर, लास्ट कमेंट। मैं 2 पॉइंट कहूंगा क्विकली। ये मेडिकल और सारे एंगल पे तो सारे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। देखिए, आपने बीच में कहा था कि अपॉर्चुनिटी या क्राइसिस में क्या अपॉर्चुनिटी है। इन सब चीजों को छोड़ो, मैं 2 पॉइंट कहूंगा। एक, हमारे पास देखिए ये हिस्ट्री में रीसेट का वक्त है। पिछले 5000 वर्षों में ह्यूमैनिटी में कभी ऐसा हालात नहीं आए। भारत के पास आई थिंक 2 अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय। एक, स्वच्छ भारत। देखिए ये तो अभी पैंडेमिक आया किसी और कारण, हमें अपने देश के अंदर सफाई, जो मोदी जी का अभियान है, रैली स्वच्छ भारत को एब्सोल्यूट वॉर फुटिंग में, ये जो हम लाखों लेबर कह रहे हैं जो कि अभी कैंप्स में है, उनको क्यों ना हम एम्प्लॉयमेंट देकर के भारत की एंड टू एंड सफाई का पूरा री इमेजिन करें, साफ भारत, ताकि दूसरी जो बीमारियां हैं एपिडेमिक्स है, मलेरिया, कॉलरा वगैरह, वो रुके। वन, सो दैट्स द वन मेन वन। और दूसरा, हंगर। देखिए अगेन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। भारत में पहली बार हुआ है कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि भूखमरी भी या हंगर या नीड फॉर फूड भी है। तो ये जो कैंप्स बने हैं, जो कम्युनिटी किचन्स वगैरह बन रहे हैं, भारत को, भारतीयों को, हमको, भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हम कैसे कोई स्टेप्स बनाए। वाई नॉट कि देश भर में ये कम्युनिटी किचन्स हमेशा रहे। मैं नहीं कहता गरीबी हमेशा रहे, बट 5 रुपए में या 10 रुपए में हर इंसान को खाना क्यों नहीं मिल सके। हमारे देश से हम हंगर क्यों नहीं एलिमिनेट करने का इमेजिन, होप और लास्ट 20 सेकंड। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा। एमसी मिश्रा, लास्ट। आखिर में मैं यही कहूंगा कि एक तो जो 1 महीने पहले यही बात होती थी तो हम कहते मास्क केवल उसको लगाना चाहिए जिसको सिम्टम्स हैं, लेकिन अब 1 महीने बाद स्थिति ये आ गई है कि ये रिकमेंडेशन है प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से निकले तो अपना फेस कवर करे, नाक और मुंह कवर करे और फिर निकले। किसी भी, सचिन जी, किसी भी पैंडेमिक के 3 डायमेंशन है। मेडिकल जो चल रहा है हम लोगों को, कम्युनिटी में भी और हॉस्पिटल्स में भी, जो हमारे फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बाकी स्टाफ है हॉस्पिटल का, और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जो लॉकडाउन को एनफोर्स कर रहे हैं, जो डिलीवरी करने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटीज को, बहुत अच्छा योगदान किया है। दूसरा एस्पेक्ट इसका है साइको सोशल, और तीसरा है इकोनॉमिक। तो अब जो फेज आ रही है उसमें इकोनॉमिक रिकवरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सबके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और लोगों, ब्रेड विनर्स के लिए, परिवारों के लिए। और साइको सोशल जो इसमें दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, बच्चों को भी आ रही हैं, बड़ों को भी आ रही है, उससे निपटना बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज कम से कम इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। और लोगों के बहुत से सवाल आ रहे थे कि आखिरकार क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, किस तरीके की ऐसी बातें। लेकिन फिलहाल जैसा कि तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि फिलहाल तो लड़ाई ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी लंबी है और जंग अभी मिल करके इस इंडिया ने लड़नी है। एक छोटा सा ब्रेक।